everyone. I am Shivam Shukla. Today I am going to deliver our sixth lecture based on genetic algorithm. On topic, our subject is machine learning. Coming to our topic, genetic algorithm. First, we discuss it in what is genetic algorithm, where it got its existence. Basically, it derives existence from our this model, our genes, how do humans reproduce, how they evolve, from where what genes are transferred to the offsprings, what how data is transferred from parents to their children. मीन्स अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स से हमें क्या फीचर्स ट्रांसफ़र हुए, क्या जीन्स ट्रांसफ़र हुई, वही सेम काम हमारा मशीन मॉडलाइज कर सके और वो हमारा बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे पाए. मीन्स कौन से सॉल्यूशंस हमारे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करें, उनमें से बेस्ट हम क्लासीफाई करें और देन वो हम ट्रांसफ़र करें अपने न्यू ऑफ स्प्रिंग्स में. ऑफ स्प्रिंग्स हियर रेफर्स टू चाइल्ड. सी, now coming to genetic algorithm. The genetic algorithm was proposed by John Holland. This is as we can see, it is an abstraction of real biological evolution. Means how a child evolves from its parents, means all the chromosome structures, what genes are transferred from parents to, means some person's eyes, nose matches to matches from parents of his parents. uh, uh, Features are transferred to its to the child, uh, and what parameters decide. Here we can solve our genetic in using genetic algorithm. Here we can solve complex problems like NP hardness, whose complexity ranges in exponential terms. Then we have, for example, a knapsack problem, then traveling salesman problem. These all can be solved using genetic algorithm. Then genetic algorithm basically focuses on optimization. Then here we can see population of possible solutions for a given problem. Means population of possible solutions means if we have one or two solutions given as input, uh, अगर हम बात करते हैं हमें आउटपुट उतना ही अच्छा मिलेगा जितना हम अच्छा अपनी मशीन को इनपुट प्रोवाइड करेंगे. अगर हम अपनी मशीन को इनपुट अच्छा नहीं प्रोवाइड करते हैं तो हमारी मशीन बहुत अच्छा आउटपुट भी नहीं देती है. मीन्स वी नीड टू हैव अ डाइवर्सिफाइड इनपुट्स सॉल्यूशंस. हम अपनी मशीन को ऐसे सॉल्यूशंस दें जो अलग अलग तरह से हों, बहुत वेरिएशंस हों उसमें, तो हम अपनी मशीन को और बेहतर बना पाएंगे. वो सारी कंडीशंस में, सारी प्रोबेबिलिटीज़ में वो रेसिप्रोकेट करने को, आउटपुट देने के कैपेबल होगी. अगर हम उसको बहुत अच्छा इनपुट नहीं प्रोवाइड करते तो वो हमारी मशीन क्या हो जाएगी, कोई टफ़ कंडीशन आएगी या कोई डाइवर्सिफाइड इनपुट हम नहीं देंगे तो वो हमारी मशीन आउटपुट देने में सक्षम नहीं होगी. फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द बेस्ट विल सर्वाइव. मीन्स हम लोगों ने डार्विन्स थ्योरी में पढ़ाई है कि जो बेस्ट होता है वही सरवाइव करता है एट लास्ट. तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे होते हैं वो जो बेस्ट होता है वही सरवाइव करता है एट द लास्ट, और दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटिंग एंड द चाइल्ड इवोल्यूशन. फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये बहुत सिमिलर टर्म्स हैं और बहुत ही ऑलमोस्ट सेम है. फिनोटाइप हमारा क्या होता है, बेसिकली रॉ डेटा होता है, रॉ इनपुट सॉल्यूशंस होते हैं. और जीनोटाइप हमारा जो हम मशीन को प्रोवाइड करते हैं डेटा, दोज इनपुट सॉल्यूशंस आर जीनोटाइप. दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन. फिनोटाइप को हम इनकोड करके जीनोटाइप में कन्वर्ट करते हैं. एंड जीनोटाइप, इफ want to convert genotype into phenotype, then we have to decode it. Means phenotype is a raw data and genotype basically is the data that is provided, or the input solutions that are provided to our machines.
जेनेटिक एल्गोरिथम की बेसिकली हम बात करें तो हमारा इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन है हमारे क्रोमोसोम्स एंड ऑल से। हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, हम जो पूरा सब कुछ पढ़ते हैं कि हम अपनी ऑफ स्प्रिंग्स को किस तरह से हम बेटर बना सकते हैं, पूरा पूरा हमारा जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो पूरा हम मशीन को प्रोवाइड कर, मशीन मॉडलिंग कर देते हैं उसमें। तो हमारा इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारी जो प्रॉब्लम्स जो हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो हमारी मशीन प्रोवाइड करने लगती है, एंड एट अ फास्टर पेस देन ह्यूमन बीइंग्स। और it can provide more lots and lots of data to our machines for all possible solutions it can have. Here we have provided a genetic algorithm flowchart. Genetic algorithm flowchart, first we discuss about initial population. Initial population here refers to all the inputs and the outputs, all the solutions provided, the diversified solutions, means हमारे पास इतना solution होना चाहिए, मतलब एक चीज़ के इतने options होने चाहिए कि कोई भी option हमारे छूटे ना, कोई भी सोल्यूशन हमारा छूटे ना। मतलब हमारे पास जो इनपुट हम डेटा दे रहे हैं वो मतलब ऐसा डेटा होना चाहिए, रिफाइंड डेटा होना चाहिए कि सारे सोल्यूशंस हमारी मशीन के पास अवेलेबल हो, तभी हम आगे अगर हमारे पास सारी मशीन्स के पास सारे सोल्यूशंस अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारी मशीन रिस्पॉन्ड बहुत अच्छे से नहीं करेगी। तो जो इनिशियल पॉपुलेशन होती है मशीन की वो हमारी बहुत डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, बहुत ब्रॉडर रोल प्ले करती है, और तभी हमारी मशीन और अच्छी बनती है। तो इनिशियल पॉपुलेशन, और किसी भी मशीन के लिए हमारा जो इनपुट होता है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट और मस्ट पार्ट, कि मतलब वो जितना अच्छा होगा उतना हमारा मशीन बहुत अच्छा आउटपुट देगी। देन हम बात करते हैं, ये सेकंड हमारी कंडीशन आती कन्वर्ज। कन्वर्ज हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कन्वर्ज इज़ बेसिकली टर्मिनेशन कंडीशन। अभी के लिए इतना ही जानते हैं, कन्वर्ट जो हमारा होता है वो एक टर्मिनेशन कंडीशन होती है। अब हम एक टर्मिनेट अगर हम नहीं करते तो हम कहाँ जाते हैं, और टर्मिनेट अगर हम करते हैं तो कहाँ जाते हैं, ये हमारा डिसीजन बॉक्स में हम लोग देख पा रहे हैं। अब हमने जब देखिए हमने जेनेटिक एल्गोरिथम के फ्लोचार्ट में सबसे पहले अगर शुरुआत की तो इनिशियल पॉपुलेशन से शुरुआत की, फिर वहाँ पे हमने क्या किया, अपनी मशीन को बेस्ट पॉसिबल इनपुट्स, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, डाइवर्सिफाइड सॉल्यूशंस हमने अपनी मशीन को इनपुट दे दिए। तब इसके बाद हमारी मशीन टर्मिनेट कहाँ पे करेगी, कहाँ पे नहीं करेगी। अगर हमारी मशीन को ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है, मीन्स बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मिल जाता है, तो हमारी मशीन मतलब स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी मशीन को बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप देख पा रहे हो कि ये इटरेटिव प्रोसेस है, ये पूरा इटरेट ये हमारा इटरेटिव प्रोसेस आप देख पा रहे होगे। ये घूम के फिर वापस हमारा ये कन्वर्ज पे आ रहा है। ये हम देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ से सिलेक्शन से स्टार्ट हुआ, देन हमारा रिप्रोडक्शन से वापस घूम के फिर वापस आ रहा है। तो इससे हमारा ये इटरेटिव प्रोसेस ये हम अब देख पा रहे होंगे कि हमारी मशीन अगर हमारा कोई मॉडल सही नहीं है, अब देखिए यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ये हमारा कन्वर्ज टर्मिनेशन कंडीशन नहीं करनी है, टर्मिनेट नहीं करना है, तो भाई नो पे गए। देन हमने सिलेक्शन किया, इवेलुएट किया, फिटनेस जो भी हमारा करना है अभी आगे डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन किया, फिर रिप्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद फिर वापस आ गए। अगर हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया तो हम स्टॉप कर जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिला तो ये प्रोसेस हमारा रिपीटेटिव इटरेटिव चलता रहेगा। तो इस बिहाफ पे हम आगे अपनी मशीन को और बेस्ट मशीन से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें हम क्या करते हैं, इवेलुएट द सिलेक्शन। अब हमें देखिए जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स में भी क्या होता है, जो बेस्ट पॉसिबल जिसकी फिटनेस सबसे ज़्यादा होती है वही जाके स्ट्राइक करता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी जो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस है, अब उनकी सबकी हम फिटनेस निकालते हैं।
फिटनेस निकालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कैट का, बैट का। अब ये दो वर्ड्स हमारे पास है और हम मतलब एज अ डेटा इनपुट अब हमें पता करना है कि भाई ये हमारा वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम देखते हैं इसकी, अगर हम जेनेटिक देखते हैं इसका, हमारा इन दोनों में मैचिंग कितनी है, 1 और 2। इसमें कितनी है, 1 और 2। इस और जो हमने दिस इज़ प्रोवाइडेड एज इनपुट, कि मतलब हमें इसका हमें डेटा निकालना है, मतलब ये मैच करना है कि हाँ भाई ये क्या इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो मैचिंग में हम क्या करते हैं, अब इसमें हमारी अगर हम फिटनेस देखते हैं, इसकी फिटनेस हमारी 2 है, इसकी फिटनेस भी हमारी 2 है, इसकी भी फिटनेस हमारी 2 है। तो हमारे पास जो इनपुट सोल्यूशंस हैं इनसे हमने फिटनेस मैच की, तो हमारे पता चल गया हाँ भाई ये इसकी फिटनेस हमारी बेस्ट पॉसिबल फिटनेस। अगर यहीं पे हम एक ऑब्जेक्ट ऐसा लेते हैं ABC, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारी जो हमारा मैच कितना करता है, एक मैच करता है। तो इस इनपुट सोल्यूशन की हमारी फिटनेस कितनी है, 1 रही। तो हमारा जो ये इनपुट सोल्यूशन है, अब देखिए इसकी 1 है, इसकी 2 फिटनेस है, इसकी 2 फिटनेस है, और ये जो हमारा इनपुट है ये इसकी हमें इसकी हमें पहचानना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इस तरह से हमने फिटनेस पहचान ली कि हमारे जो इनपुट सॉल्यूशंस हमने प्रोवाइड किए हैं हमारे पास हैं जो डेटाबेस में, उनकी फिटनेस क्या है, उनकी फिटनेस हमने देख लिया। ये एक तरीका है फिटनेस निकालने का, और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं फिटनेस निकालने के, ये एक सिंगल तरीका नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेलेक्ट मेट। अब हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हमें चूज़ करना है कि भाई हमें जो हमारा मेट होगा वो हमारा बेस्ट पॉसिबल। अब इतने सारे सोल्यूशंस थे, सबकी फ़िटनेस निकाल ली। अब सबकी जब फिटनेस निकाल ली तो भाई किससे हमारा बेस्ट पॉसिबल हम मेटिंग करेंगे, बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो हमारा बेस्ट पॉसिबल आउट ऑफ स्प्रिंग्स निकलेंगे। तो भाई जिसका हमारा फिटनेस लेवल या फिटनेस स्टैंडर्ड हाई होगा उस वही हमारा मेट होगा इन द एल्गोरिथम। तो अब फर्स्ट वी इवेलुएटेड द फिटनेस, देन वी आर सेलेक्टिंग द मेट। अब जो हमने प्रोसेस किया फिर से हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमने सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन किया, जहाँ पे हमने क्या किया कि अपने पॉपुलेशन को मतलब जो हमारे ऑल पॉसिबल सेट ऑफ सॉल्यूशंस थे उनको लिया। देन हमने टर्मिनेशन कंडीशन लगाई। अगर टर्मिनेशन कंडीशन हमारी जो है वो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मशीन हमारी दे रही है तो हम स्टॉप कर दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं देती है तो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन पे जाते हैं। सिलेक्शन पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इवेलुएट द फिटनेस करते हैं, जो भी हमारे पॉसिबल हमारे पास इनपुट सॉल्यूशंस थे उनकी हम सबकी फ़िटनेस निकालते हैं। अब उनकी फ़िटनेस निकालने के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, बेस्ट जो हमारा मेट है वो सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद अब क्रॉसओवर होता है, मींस जीन्स का इंटरचेंज होता है, हमारा जीन्स का इंटरचेंज होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके फीचर्स जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो मिलते हैं। देन हमारा म्यूटेशन प्रोसेस होता है। म्यूटेशन प्रोसेस इज बेसिकली हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स से जो जीन्स गए हैं, फॉर एग्जांपल ABCDE, अब हमारा GHIJK, अब इसमें हम एक सपोज सॉरी अब इसमें फॉर एग्जांपल हमने एक जैसे बाउंड्री लगा दी। अब इसके बाद हमारी जो क्रॉसओवर होगा वो कुछ ऐसा होगा, हम लोग इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी स्वैप कर देते हैं। अब हम देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पे न्यू ऑफ स्प्रिंग्स मिली। अब यहाँ पे हमें
हमने क्या किया, अब ये देखिए ए बी सी डी था, जी एच आई जे के था, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने एक बॉर्डर लाइन ऑफ़र कर दी, और बॉर्डर लाइन के बाद जो वैल्यूज़ हैं हमने क्या किया, ऑफ स्वैप कर दिया। तो अब यहाँ पे जे के आ गया, यहाँ पे डी ई आ गया। अब यहाँ पे हमारा स्वैपिंग में क्या हो गया, हमें नई ऑफ स्प्रिंग्स, हमें ये देख लीजिए यहाँ पे नई ऑफ स्प्रिंग्स मिल गई हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी, जे के एंड जी एच आई डी ई। अब म्यूटेशन के बाद हमारे बेस्ट अब जब हमने फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने सबसे पहले जब मेट सेलेक्ट किया था, फिर उसके बाद हमने क्रॉसओवर किया, जो हमारा क्रॉसओवर था वो हमारा बेस्ट पॉसिबल जो आउटपुट होगा वही सर्वाइव करेगा लास्ट तक, जो बेस्ट पॉसिबल इनपुट होगा वही सर्वाइव करेगा लास्ट तक। और फिर इसके बाद हमारे म्यूटेशन दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स हम वहाँ पे करते हैं, और फिर ये हमारा फाइनली ऑफ स्प्रिंग्स हमें मिलती है। दिस इज़ द रिप्रोडक्शन फेज़। पहले हम लोग ने स्टार्ट किया, देन इनिशियल पॉपुलेशन, देन हम टर्मिनेशन कंडीशन पे डिसीजन बॉक्स में लगा, और अगर हमारा टर्मिनेट करता है तो हमारा स्टॉप हो जाता है, मतलब येस होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाता है तो हमारा स्टॉप हो जाता है। देन हम सिलेक्शन प्रोसेस पे जाते हैं, जहाँ पे हम फिटनेस को देखते हैं और बेस्ट पॉसिबल फिटनेस वाले को हम चूज़ करते हैं, और फिर क्रॉसओवर होता है, देन हमारा म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन में हमारी नई ऑफ स्प्रिंग्स हमें मिलती है, और ये सिर्फ तरीका नहीं था जो ए बी सी डी वाला बताया था, ये हमारे म्यूटेशन के भी हमारे कई सारे तरीके हैं, हम अलग अलग तरीक़ों से ये आपका म्यूटेशन स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे नए नए ऑफ स्प्रिंग्स हमें मिल सकते हैं। और देन हमारा फिर ये वापस जाता है हमारी टर्मिनेशन कंडीशन पे। टर्मिनेशन कंडीशन पे हम देखते हैं, अब ये हमारा जब रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया, देन हमारा ये टर्मिनेशन कंडीशन पे जाता है। अब टर्मिनेशन कंडीशन पे क्या होता है, अगर यस है और यही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन था, तो भाई हम इसको स्टॉप कर देते हैं अपने प्रोसेस को। लेकिन अगर हमारा ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं था, तो हम इस प्रोसेस को रिपीटेटिव परफॉर्म करते रहते हैं। अब रिपीटेटिव परफॉर्म करने में कब तक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके बिहाफ पे हम अपने प्रोसेस को कई टाइम बाद जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रेंट्स कैसे लगते हैं कि हमने एक टाइम के बाद हमें तो हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, हर बार मुझे नया ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है। लेकिन आफ्टर फ्यू नंबर ऑफ स्टेप्स हमारा क्या होता है कि जो सोल्यूशन है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। देन जब हमारा सोल्यूशन कांस्टेंट हो जाता है, मतलब मींस हर बार मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन सेम मिल रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, हमें पता चल गया अब ये दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, एंड देयरफॉर वी स्टॉप द मशीन देन एंड देयर। ये हम आगे ये कन्वर्ज की टेक्निक्स हैं हमारी, टर्मिनेशन कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ये हम अभी आगे डिस्कस फर्दर स्लाइड्स में करेंगे। फिर भाई बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड ट्रेडिशनल एल्गोरिथम। अब डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड ट्रेडिशनल एल्गोरिथम की बात करें तो भाई देखिए, नाम ही से सुन के हमें पता लग रहा है, ट्रेडिशनल एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, शॉर्टिंग, सर्चिंग, दैट ऑल। और जेनेटिक एल्गोरिथम वर्ड से ही पता लग रहा है, इतना बड़ा वर्ड जेनेटिक एल्गोरिथम मींस इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से प्रभावित है, और तो इसके टास्क भी फिर बड़े बड़े होंगे, जहाँ पे जेनेटिक स्ट्रक्चर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो मतलब इसको एडिशन के प्रोग्राम के सॉल्व करने के लिए तो नहीं बनाया गया होगा ऑफ कोर्स। तो हियर वी विल सी जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है और ट्रेडिशनल एल्गोरिथम क्या होता है। अब जेनेटिक एल्गोरिथम हमारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है वो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी भी गिवन प्रॉब्लम को। अब इसमें हमारा क्या होता है कि जेनेटिक एल्गोरिथम में हम डेटा प्रोवाइड करते हैं और अपनी मशीन्स को, और उनके बिहाफ पे हमारी मशीन्स आउटपुट देती हैं, और बीच का प्रोसीजर हम लोगों ने भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया था इन डिटेल, क्या होता है हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम इज़ मोर एडवांस्ड देन ट्रेडिशनल एल्गोरिथम। ऑफ कोर्स वो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ये हाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो इट इज़ मोर एडवांस एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एल्गोरिथम। फिर जेनेटिक एल्गोरिथम इज़ यूज्ड इन फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग एंड AI। इट्स फाइंड यूजेज इन AI एंड मशीन लर्निंग। इसमें बेसिकली क्या होता है
जेनेटिक एल्गोरिथम यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये यूसेज हमारा एआई में मींस हम अपनी मशीन को ट्रेन जब करते हैं तो हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज़ होता है कि मींस जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो हम मशीन में डाल रहे हैं, तब हमारे जो कंस्ट्रेंट मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए हम जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। अब ट्रेडिशनल एल्गोरिथम, अब ये प्रॉब्लम्स हम ट्रेडिशनल एल्गोरिथम से तो कर नहीं सकते हैं। इनमें हमारा सिंपल है कि प्रोग्रामिंग जो हमारे हैं, फिर हमारा जो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स हैं ये सब हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब के लिए ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स हम इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं सर्च genetic algorithm has probabilistic rules, means genetic algorithm has probable rules होते, probability based rules होते, means इसमें 100% एक्यूरेसी का थोड़ा सा रोल ये रहता है कि कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स रहते हैं जैसे कि ट्रेडिशनल एल्गोरिथम में रहते हैं। यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स नहीं रहते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक रूल्स नहीं रहते हैं कि मतलब हाँ भाई बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होना, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है एकदम डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब हमें जो एक्यूरेट आउटपुट देता है। यहाँ पे रूल्स हैं, उन कंस्ट्रेंट्स के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। फिर बात करते हैं सर्च इन जेनेटिक एल्गोरिथम इज़ डन ऑन पॉपुलेशन ऑफ पॉइंट्स, मींस हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर्च इन जनरल एल्गोरिथम इज़ डन ऑन पॉपुलेशन ऑफ पॉइंट्स, मींस हम अपनी मशीन को जितना तगड़ा इनपुट प्रोवाइड करेंगे, मतलब मींस जितना ज़्यादा सेट ऑफ इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, जितना ज़्यादा हमारे इनपुट्स में वेरिएशन होंगे उतना अच्छा आउटपुट होगा। वेर एज इन सर्च इन ट्रेडिशनल एल्गोरिथम इज़ डन ऑन अ सिंगल पॉइंट, इसमें हमारा सिंगल पॉइंट सर्च होती है कि मतलब स्पेसिफिक जो हमारा होगा उसी पे सर्च बेस करेगी सिंगल पॉइंट पे। अब इसके बाद बात करते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम में जो हमने कन्वर्जेंस की बात की थी, टर्मिनेशन कंडीशन की, जो हमारी यहाँ पे इस फिगर में हम देख पा रहे हैं, ये जो हमारी कन्वर्ज कंडीशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब यहाँ पे हम ये पूरा प्रोसेस किस बिहाफ पे हमारा स्टॉप होगा या चलेगा, मतलब हमारी मशीन किस बिहाफ पे हमारी स्टार्ट होगी या स्टॉप होगी, वो चीज़ें हम देखते हैं किस बिहाफ पे हमारी मशीन टर्मिनेट होनी है। तो हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, उन्हीं बिहाफ पे हमारी मशीन चलेगी, रुकेगी। तो हमने वहाँ पे कंडीशन देखी, वो इटरेटिव प्रोसेस, लेकिन कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं ये वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी मैनुअल चेकिंग। मैनुअल चेकिंग कई बार जेनेटिक एल्गोरिथम के केस में बहुत हानिकारक होती है। मैनुअल चेकिंग में हम उतना एक्यूरेट सी नहीं पा सकते हैं। हम मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई मशीन से मॉडल परफॉर्म किया और उसमें फिर हम आउटपुट देखते हैं, मैनुअली देख रहे हैं जो जेनेटिक एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व आउट हुआ है, तो वो इतना कंपैटिबल नहीं होता है, उतना अच्छे से हम लोग परफॉर्मेंस जज नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमारा मैनुअल चेकिंग फेल हो जाती है। तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने जेनेटिक एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देते हैं, मीन्स हमारी कन्वर्जेंस टेस्ट जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। फिर इसके बाद हमारा आता है सोल्यूशन फाउंड दैट सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये तो सिंपल है हमारा, अगर भाई ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें मिल जाता है जो भी हमें चाहिए था, तब फिर तो हम मशीन को अपनी स्टॉप करेंगे करेंगे। पहला है हमारा मैनुअल चेकिंग, देन हमारा सोल्यूशन अगर हमें मिल जाता है। मैनुअल चेकिंग हमारा कि मतलब इतना हेल्पफुल नहीं होता है मैनुअल चेकिंग कन्वर्जेंस टेस्ट में, बिकॉज इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, और उनसे जो अगर हम चेक करना भी चाहेंगे तो उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो वहाँ पे हमें एक टाइम बाद स्टॉप कर देना होता है। देन उसके बाद हमारा आता है सोल्यूशन फाउंड दैट सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव था हम लेके चले थे, वहाँ पे हमारा सोल्यूशन कैसे हमें रोकना है। सोल्यूशन मीन्स हमारा जहाँ पे बेस्ट आउटपुट ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया तो हम वहाँ पे अपने सोल्यूशन को स्टॉप कर देंगे। देन हमारा आता है फिक्स नंबर ऑफ जनरेशन। मीन्स अब देखिए किसी भी चीज़ की फिक्स नंबर ऑफ जनरेशन होती है, 1 से लेकर हमने मान लिया किसी भी प्रॉब्लम की 1 से 50 तक जनरेशन है,
फॉर एग्जांपल पहले से प्री डिसाइड कर लिया, 1 से 50 तक है। अब भाई मेरे हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, बेस्ट पॉसिबल आउटपुट्स हैं, वो हमारे एक पहली बार में मिलेगा, दूसरी बार में मिलेगा, तीसरी बार में और अच्छा मिलेगा, चौथी बार में और अच्छा, फिर पाँचवीं बार में। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि वो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो फिक्स्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद बजट लिमिट रीच्ड हो जाती है, तब हम स्टॉप कर देते हैं। मींस हमारी जो हम आउटपुट्स चाहते थे, हमारे जो इटरेटिव प्रोसेस दैट इज़ वेरी कॉस्टली, और हमारी बजट लिमिट अगर पहुंच गई, तब हम जनरली क्या करते हैं, जो हमारा करंट टाइम ऑप्टिमल सोल्यूशन है उस पर रह के और बाकी प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। फिर एक प्रोसेस हमारा कांस्टेंट सोल्यूशन आफ्टर फ्यू इटरेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारा जो इनपुट, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये इनपुट सोल्यूशन जो हमारा ऑब्जेक्टिव दिया गया। अब ये देखिए हमें यहाँ पे हर बार बेटर आउटपुट मिल रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस हैं। तो अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है, जो भी वैल्यूज़ मिल रही वो हमारी सेम है। यहाँ तक तो हमारा मॉडल इम्प्रूव हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद हमारा क्या हुआ, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, एकदम कांस्टेंट हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास ये इनकोडिंग है, जिसको कि हम लोग बाइनरी कोडिंग, किस तरह से हम कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमारा देखिए हमने तीन चीज़ें मेजर दिखाई हैं कि भाई ये हमारा ये पूरी पॉपुलेशन है, ये हमारे मतलब इनपुट सोल्यूशन से जो हमने इनिशियल पॉपुलेशन दिखाई थी, ये भाई एक इनपुट है, ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है, ये सारे क्लास, ये इनपुट मॉडल्स हैं सारे सारे। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है, अब इसको हम कहते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ क्रोमोसोम। दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ क्रोमोसोम। दिस इज द होल पॉपुलेशन। ये जो है पूरी पॉपुलेशन है। एक बार फिर से इसको हटा के दिखाते हैं। दिस होल इज द पॉपुलेशन, दिस इज क्रोमोसोम, एंड दिस फीचर इज अ जीन। ये हमारा इनपुट इस तरह से टुकड़ों में बटा होता है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये दिस इज अ जीन, दिस दिस होल इज अ क्रोमोसोम, एंड these all chromosomes are included in population. Then this is an example of binary coding. बाइनरी कोडिंग में अगर हम बात करते हैं इनकोडिंग की, तो अब भाई हमारे पास देखिए इनपुट्स दिए हुए हैं, ए की वैल्यू 5 है, और हमें क्या करना है, जो हमारा मिनिमम सेट ऑफ इनपुट्स को लेके हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए रहता है। अब यहाँ पे हमने देखिए कुछ कॉम्बिनेशन लिए, ए इज इक्वल टू 5, हमें आउटपुट वहाँ पे 100 मिल रहा, बी इज इक्वल टू 10, 125 मिल रहा, सी इज इक्वल टू 15, 150 मिल रहा। लेकिन हमारी कंस्ट्रेंट जो है एम इज इक्वल टू 25 है, मतलब हमारा जो ए बी सी का कॉम्बिनेशन करके भी हम निकालते हैं, कुछ भी ऑप्शन से इनपुट लेते हैं, तो वो हमारे 25 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब एक्सक्यूज मी, उस केस में हम देखते हैं हमारा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होता है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमने दी, बाइनरी टर्म्स में लिखा ए की ए है तो 1 0, बी और सी की जगह 0 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ए बी सी में ए बी है तो 1, ए और बी की जगह 1 1 लिखा है, तो सी की जगह 0 हो गया। अब ए सी में हमारा देखिए ए और सी की जगह 1 लिखा है, बी की जगह 0 हो गया। बी सी में हमारा ए की जगह 0 लिखा है क्योंकि ए नहीं है। अब इस बिहाफ पे हम समेशन करते हैं। अब हमारे पास जो भी जो ऑप्शन है, ए पे हमें देखिए 100 मिल रहा है, ए बी पे हमें क्या मिलेगा 100 एंड ए बी पे हमें 100 एंड 225 मिलेगा, और इसका समेशन हमारा कितना है 15 ही हो रहा है। फिर ए सी पे आते हैं, ए सी पे हमें 20 मिल रहा है सोल्यूशन, और हमारा समेशन क्या हो रहा है 250 हो रहा है। फिर इसके बाद आते हैं बी सी पे, बी सी पे हमें क्या मिल रहा है 25, और यहाँ पे हमारा क्या है 275। तो हम देख रहे हैं हमें जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मिल रहा है बीसी पे, जो हमारे कंस्ट्रेंट दी गई हुई है 25 की, उस कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन किस पे मिल रहा है, बीसी पे मिल रहा है। ये हमारी इनकोडिंग टेक्निक है जो कि हमारी यूज़ होती है जेनेटिक एल्गोरिथम में इनपुट्स को देने में, और इसी बिहाफ पे हम वर्क करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।